आयुष्मान रमेश मेरी जी, डॉक्टर दिनेश निम्बारिया जी, डॉक्टर संजय घोड़के जी और आयुष्मान सागर कॉलेज से जुड़े कि आप इस सिलसिला में हिस्सा करें। आयुष्मान एसके सचदेव जी भी अगर यहाँ पर आए हैं तो कृपया इस विचार मंच पर पधारें। आयुष्मान एसके सचदेव। आपका स्वागत करेंगे दिनेश बोरकर जी। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर सूरज मंडल जी का स्वागत करेंगे आयुष्मान सुनील तीर्थमुड़े जी। सचिव आयुष्मान एवी किरण। प्रमुख अतिथि डॉक्टर स्वामीनाथन। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आयुष्मान विकास गौर जी का स्वागत करेंगे। और स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आयुष्मान एसके सचदेव जी का स्वागत करेंगी शिल्पा कांबळे जी। भाई और बहनों, समय की नज़ाकत को देखते हुए ये कार्यक्रम में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों के बीच में और मान्यवरों के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस कार्यक्रम का यानी आज के इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करने के लिए विनती करता हूँ राष्ट्रीय स्वतंत्र मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आयुष्मान नरेंद्र जारौली जी यहाँ पर आएंगे और आज के इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करेंगे। नरेंद्र जारौली जी। सबसे पहले सभी पूजनीय महापुरुषों को वंदन करता हूँ। आज इस नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में स्वतंत्र मजदूर यूनियन का यह राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ संपन्न हो रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्ष और स्वतंत्र मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ऑनरेबल शाकिल साहब, इस अधिवेशन के उद्घाटक इनॉग्रेटर ऑनरेबल प्रोफेसर कांचा इलैया सर, विचार मंच पर उपस्थित डॉक्टर सूरज मंडल सर, डॉक्टर स्वामीनाथन सर, हमारे महासचिव किरण सर, हमारे स्वतंत्र मजदूर यूनियन के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के सभी राज्यों से इस नागपुर की समता नगरी में पधारे हुए हमारे सभी एफिलिएटेड यूनियंस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता
भाइयों और बहनों, स्वतंत्र मजदूर यूनियन इस देशव्यापी कामगार संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन इस समतावादी आंदोलन की भूमि में 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न होने जा रहा है और इस अधिवेशन में शरीक हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। यह राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में देश के मजदूर आंदोलन को नई दिशा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। साथियों, वैसे तो भारत में कई विचारधाराओं पर आधारित ट्रेड यूनियन काम करती है। कुछ यूनियनें मार्क्सवादी विचारधारा पर काम करती है, कुछ गोलवरकरवादी, कुछ गांधीवादी, कुछ समाजवादी विचारों पर यूनियन इस देश में काम करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत के कामगारों के दो प्रमुख शत्रु है और वे है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। बाबा साहब ब्राह्मणवाद की व्याख्या करते हैं कि ब्राह्मणवाद क्या है, तो बाबा साहब कहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे को नकारने वाली विचारधारा यह ब्राह्मणवाद है। बाबा साहब उसे पूंजीवाद से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं और उसके खिलाफ बहुजन कामगारों को खुद की विचारधारा पर आधारित कामगार संगठन बनाने का आह्वान करते हैं। इसलिए भारतीय कामगारों के जो शोषण की जड़ है, उस जड़ को समझकर महात्मा ज्योतिबा फुले, राव बहादुर नारायण मेघाजी लोखंडे, राजर्षि शाहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा अन्य मानवतावादी महापुरुषों की विचारधारा पर इस स्वतंत्र मजदूर यूनियन का इस देश में निर्माण 2003 में हो चुका है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत है। साथियों, भारत के मजदूर आंदोलन का और भारत के मजदूरों का यदि हम जायजा लेते हैं तो हमें क्या दिखता है कि भारत में केवल 7% मजदूर संगठित क्षेत्र में आते हैं और तकरीबन 93% मजदूर असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और असंगठित क्षेत्र का हम यदि बारीकी से जायजा लेते हैं तो हमें दिखता है कि 66% मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वे खेतिहार मजदूर है और 34% मजदूर यह हमार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जंगल मजदूर, घरेलू मजदूर, गंदगी हटाने वाले काम में मजदूर और दुकानों में काम करने वाले मजदूर है। खेतिहार मजदूरों के तरफ हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि खेतिहार मजदूरों की स्थिति इस देश में बद से बदतर होती जा रही है। देहातों में काम करने वाले मजदूरों को न्याय देने वाला, न्याय मिलने से देहातों के मजदूर कोसों दूर है। आज हम देखते हैं कि सरकार की निजीकरण की जो नीति इस देश में चल रही है, उस निजीकरण की नीति के द्वारा देश में पूंजीवाद फिर से अपना जाल फैला रहा है और इससे भारतीय लोकतंत्र का जो आत्मा है, जिसे हम राज्य समाजवाद कहते हैं, वही खतरे में आ चुका है। सरकार की तरफ से सभी सरकारी और सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण करने का सिलसिला चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट लेबरशिप दिन ब दिन बढ़ रही है। इसका क्या परिणाम हो रहा है? तो जो संविधान ने हमें आरक्षण दिया, रिप्रेजेंटेशन जिसे हम बोलते हैं, वह दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। तो साथियों, जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब ने देश का सिर्फ संविधान निर्माण नहीं किया, अपितु भारत के मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए कई मजदूर कानून भी बाबा साहब ने बनाए।
या उन्होंने बनाए या पूर्व में जो कानून थे उन्हें बाबा साहब ने संशोधित किया। सही मायने में कहा जाए तो उन्होंने देश की कामगार नीति के साथ साथ देश की औद्योगिक नीति की भी आधारशिला रखी। सभी कामगार कानून शोषितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने बनाए। किसी भी देश की प्रगति और विकास के रीढ़ की हड्डी कौन होता है? तो वह मजदूर होता है। यदि मजदूरों का सामाजिक आर्थिक उन्नयन होगा तो ही देश की प्रगति हो सकती है, देश प्रगति की ऊंचाइयों तक जा सकता है। इसलिए बाबा साहब ने बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की बात की थी और उसे चलाने की जिम्मेवारी बाबा साहब ने सरकार पर सौंपी थी। क्योंकि उसका क्या कारण है? क्योंकि संविधान में जो समता और समानता की आधारशिला रखी वह केवल किताबी आदर्श साबित ना हो, यह बाबा साहब की मंशा थी। और इस सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज को यदि न्याय देना है, सम्मान देना है, उन्हें यदि स्वाभिमान से जीने का साहस देना है, तो सरकारी उद्योग और जो सार्वजनिक उद्योग है वह सरकार ने चलाने की मंशा बाबा साहब ने रखी थी। आज हम देखते हैं कि शिक्षा और सेवाओं में प्रतिनिधित्व यह ऐसे दो संवैधानिक मूलभूत अधिकार है जिसके फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक भेदभाव की खाई कुछ हद तक भरी चुकी है। लेकिन आज सरकार की नीति या नीतियां इस तरह बनाई जा रही है कि दबे कुचले और सामाजिक विषमता के शिकार लोग शिक्षा और रोजगार से वंचित रहे, उन्हें स्थायी या सरकारी रोजगार प्राप्त न हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियां इस देश में बनाई जा रही है। विषमतावादी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास इस देश में बड़े तेजी के साथ हो रहा है। यदि शोषित वर्ग ने बड़ी कठिनाई से शिक्षा प्राप्त भी कर ली तो भी उसे नियमित रोजगार से, नियमित एम्प्लॉयमेंट से, जिसको हम रेगुलर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, उसे वंचित रखा जा रहा है। अब तो शिक्षा नीति ऐसी बनाई जा रही है जिसमें वर्ण व्यवस्था फिर से स्थापित हो जाए और जो जाति व्यवस्था निर्माण हुई उसकी जड़ें और मजबूत हो जाए और जाति को सौंपा गया काम ही स्थापित किया जाए। इस प्रकार की शिक्षा नीति इस देश में लाने का काम हो रहा है। हम देखते हैं कि दुनिया आज तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कई रोजगार खत्म हो चुके हैं, खत्म होने वाले हैं। भारत का हम यदि जायजा लेते हैं तो भारत में जनसंख्या के मुताबिक 60 करोड़ वर्किंग फोर्स है। कितना है? 60 करोड़ वर्किंग फोर्स। यह वर्किंग फोर्स उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक भेदभाव का शिकार है। नए मजदूर कानून अभी 2020 में सरकार द्वारा लाए गए हैं। उन नए मजदूर कानूनों में सामाजिक और आर्थिक विकास की मजदूरों के लिए कोई रणनीति हमें दिखाई नहीं देती। आज हालात हमें ये दिखते हैं कि देश के और राज्य के बजट में भी मजदूरों को दखल अंदाज किया जाता है। जो पेंशन का हक हमें संविधान के माध्यम से मिला, उस पेंशन के हक को भी छीनने का काम एनपीएस ने किया है। तो फिलहाल आज हमें देश की नीतियां ऐसी दिख रही है कि जो मजदूरों का शोषण कम करने के बजाय मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देने वाली नीतियां इस देश में लाई जा रही है। इस वास्तविकता को जानकर और समझकर यदि सही कामगार आंदोलन इस देश में यदि हमें खड़ा करना है तो वह अम्बेडकरवाद के ऊपर ही खड़ा हो सकता है। यह सच्चाई सबको जाननी होगी। भारत में जो गांधीवाद है, जो गोलवलकरवाद है, साम्यवाद है, यहाँ तक कि समाजवाद है, इन सभी वादों से कामगार वर्ग का जो शोषण है वो कम नहीं हुआ बल्कि और
बढ़ चुका है। तो साथियों, ये सच्चाई हमारे सामने इस देश में दिख रही है। यदि हमें हमारा मजदूर आंदोलन इस देश में स्थापित करना है, मजदूर नीति को इस देश में स्थापित करना है, तो अम्बेडकरवाद, फुलेवाद, पेरियारवाद से कोई दूसरा चारा इस देश में नहीं हो सकता। तो इन्हीं विचारधारा पर आधारित इस स्वतंत्र मजदूर यूनियन का गठन इस देश में हो चुका है। यह स्वतंत्र मजदूर यूनियन भारत के तकरीबन 22 राज्यों में काम कर रही है और तकरीबन 48 विभिन्न उद्योगों में इसका क्षेत्र है। और समूचे भारत में जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है उसमें शामिल होने के लिए कोशिश स्वतंत्र मजदूर यूनियन द्वारा हो रही है। तो साथियों, ऐसे समय में स्वतंत्र मजदूर यूनियन की अहमियत और बढ़ जाती है। स्वतंत्र मजदूर यूनियन की ही नहीं, तो स्वतंत्र मजदूर यूनियन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता गण है उनका भी महत्व और बढ़ जाता है कि जो अपेक्षा स्वतंत्र मजदूर यूनियन के द्वारा की गई, जो अपेक्षा बाबा साहब के विचार के अनुरूप है, तो उस विचारधारा को लेकर इस देश में यदि कामगार आंदोलन मजबूती से खड़ा होता है तो इस देश के कामगारों को न्याय मिल सकता है। तो इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए यह राष्ट्रव्यापी स्वतंत्र मजदूर यूनियन का 2 दिवसीय सम्मेलन इस कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल में संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इस सम्मेलन के माध्यम से समूचे देश के मजदूर वर्ग में एक नई चेतना पैदा हो सकती है, एक नया उत्साह पैदा हो सकता है। कामगार आंदोलन बड़ी मजबूती से स्थापित करने के लिए यह राष्ट्रीय अधिवेशन सफल होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि 2 दिन अनेक सत्र यहाँ पर आयोजित किए गए हैं। जो विषय इस उद्घाटन सत्र हो या इसके बाद में होने वाले सत्र हो, वो आप विषय देखेंगे तो जो विचारधारा को लेकर हम चलते हैं उस विचारधारा के अनुरूप हमारा आंदोलन और मजबूती से खड़ा करने के लिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से एक बड़ी पहल स्वतंत्र मजदूर यूनियन ने की है। तो अंत में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो जो विषयों के ऊपर में चर्चा सत्र रखे गए हैं, जो जो विद्वान यहाँ पर वक्तागण, लेखकगण, पत्रकारगण और हमारे सामाजिक विचारधारा से तिरोधा इस 2 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में हमें जो विचार देने वाले हैं, वह विचार हमें केवल सुनना नहीं है, तो हमें उसे आत्मसात भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो अपेक्षा से इस अधिवेशन का आयोजन किया गया है, उस अपेक्षा के अनुरूप आप सभी इस सत्रों के कार्यक्रम में आज आप सब लोग शरीक होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे प्रास्ताविक शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। नरेंद्र जानोगी जी।